हेलो गाइस, आज हम 8th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 खनिज और शक्ति संसाधन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक कहानी दी गई है। क्री सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। क्री विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत से उसने पूछा कि ये इतना काला और धूल भरा क्यों दिखाई दे रहा है। तब सुकांत ने कहा कि ये कोयला खदान के निकट होने के कारण मतलब काला और धूल भरा दिखाई दे रहा है। ये जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। अब उसने पूछा क्री ने कि खनिज क्या होता है। तब सुकांत ने जवाब दिया कि क्या आपने कभी नानाबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है। उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख नहीं सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। यह खनिज पृथ्वी की चट्टान पर पट्टी पर भी सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वो खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर समान रूप से नहीं है, बल्कि ये कभी कहीं पर बहुत ज़्यादा और कहीं पर बहुत कम है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, यानी कि प्राप्त नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। ठीक है। फिर खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे उनके भौतिक गुणों के अगर हम बात करें तो उनका रंग, घनत्व और कठोरता उसमें होती है, और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर वो पहचाने जा सकते हैं। जैसे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर नमक होता है। जिस प्रकार आप उसमें से नमक को अलग नहीं कर सकते, तो नमक क्या है, एक खनिज है। वैसे ही जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं उसके अंदर जो काला भाग होता है जिससे लिखाई होती है वो ग्रेफाइट का होता है। जो ग्रेफाइट है उसके अंदर वो खनिज है। ठीक है। फिर उसके बाद खनिजों के प्रकार की बात करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बता देती हूँ। शैल क्या होते हैं? खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, यानी कि जो शैल होते हैं उनसे जितने भी खनिज निकाले जाते हैं वो अयस्क कहलाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक यानी 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं, बाकी को अयस्क नहीं समझा जाता। मतलब जो और बाकी जो अयस्क निकले उनको खनिज नहीं माना जाता है। अब खनिजों के प्रकार की हम बात करूँ तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। ठीक है। अब देखें, संरचना के आधार पर खनिजों को दो प्रकार से बांटा गया, एक धात्विक और एक अधात्विक। अब जो ये एक धात्विक खनिज है इसको भी दो भागों में बांट दिया, एक लौह खनिज और एक अलोह खनिज। तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले मैं धात्विक खनिजों की बात कर लेती हूँ। इनकी धात्विक खनिज वो होते हैं, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलोह हो सकते हैं, यानी कि अब धात्विक को भी दो भागों में बांट दें, एक लौह खनिज और एक दूसरे हैं अलोह खनिज। लौह खनिज वो होते हैं जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट होता है जिनके अंदर लोहा पाया जाता है, यानी कि वो खनिज, वो धात्विक खनिज जिनके अंदर लोहा पाया जाता है वो लौह खनिज, और वो धात्विक खनिज जिनके अंदर लोहा नहीं पाया जाता है वो अलोह खनिज। जैसे अलोह खनिज के उदाहरण है कुछ अन्य कुछ जो छोटी छोटी धातुएं होती हैं, वो जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है, तो इनके अंदर लोहा नहीं पाया जाता है, इसलिए धात्विक खनिज तो हैं लेकिन ये अलोह धात्विक खनिज हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम अधात्विक खनिजों में। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं,
जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। जैसे खनिज जो होते हैं उनको खनन, प्रवेधन और अखनन द्वारा निष्कर्षित किए जा सकते हैं, यानी कि निकाले जा सकते हैं। खनन के द्वारा, जो खनिज होते हैं वो खनन के द्वारा, प्रवेधन के द्वारा और अखनन के द्वारा निष्कर्षित मतलब निकाले जाते हैं। अब खनिजों के निष्कर्षण की बात करूँ तो ये 3 में बांट दिया है, जैसे खनन, प्रवेधन और अखनन। इनको समझ लेंगे क्या क्या है ये। खनन को भी 2 भागों में बांट दिया है, विवृत खनन और कुपकी खनन। ओके, तो देखें आगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है खनन के बारे में। पृथ्वी की सतह के अंदर, जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो सतह है ऊपर की, उसके अंदर दबी शैलों में खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। यानी कि पृथ्वी की जो सतह है ऊपर की, जो अंदर दबी हुई, इसके अंदर शैल हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है जिसे परपट्टी कहते हैं, वो बहुत सारी मतलब उसके अंदर बहुत सारी दबी हुई शैलें हैं, है ना, जो परत के तरह हैं। परत की तरह जो शैलें हैं उनसे खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है खनन। ओके, अब है फिर है खनिज को कम गहराई में स्थित वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, वो विवृत खनन कहलाते हैं। यानी कि जो बहुत ही ऊपर मिल जाते हैं, 1-2 परत हटाकर मिल जाते हैं, वो विवृत खनन कहलाते हैं। लेकिन जो अंदर दबी हुई शैलें हैं, जो बहुत सारी परत है उनके अंदर जो दबी हुई शैलें हैं, उनसे जो निकाले जाएगा वो खनन है। और जो ऊपर ही मिल जाएगा मतलब 1-2 परत हटाकर, वो विवृत खनन कहलाएगा। और गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, ठीक है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। ठीक है, फिर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के ऊपर बहुत नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं। यानी कि मतलब यह है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई में जो भी खनिज पाए जा रहे हैं, जिनको मतलब एक गहन कूपों की सहायता से उनसे खुदाई की जाती है। यानी कि बहुत बारीक से उसके अंदर कूप वगैरह डाल करके जब उसके अंदर से खुदाई की जाएगी तो फिर मतलब वो जब खुदाई की जाएगी तो वो तो चट्टान के रूप में आएंगे नहीं, मोटे तौर पर आएंगे नहीं, वो बारीक उसमें आएंगे, जिसको प्रवेधन कहा जाता है। जैसे उससे जो भी पेट्रोलियम गैस वगैरह होती हैं, तेल होता है, वो निकाला जाता है। ओके, फिर सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। मतलब ये है कि जो हमारी सतह है उसके जो मतलब पास में ही है, निकट में ही है, जो खनिज हमें प्राप्त हो जाते हैं वो जो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। उसके अंदर खनन का मतलब होता है खुदाई करना, लेकिन उसमें खुदाई नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, वो कहलाते हैं आखनन। ठीक है, यानी कि इसमें खनन नहीं हो रहा है, उसमें खुदाई नहीं हो रही है। फिर आता है, हाँ, क्या आप जानते हैं कि जो आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। कैसे पहचानेंगे आप? जैसे आपने कोई भी शैल देखी, मान लीजिए कोई भी अपने शैल चट्टान जिसे कहते हैं चट्टान देखी, तो उसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर तांबा है? तो उसको पता करने के लिए आपको जो भी शैल है उसका अगर रंग थोड़ा बहुत नीला दिखाई दे रहा है, नीला रंग, तो समझ जाना कि वो उसके अंदर तांबा है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी खनिजों की पहचान की जाती है कि और मतलब बाकी चीज़ें होती हैं, जितने भी होते हैं धातु होती हैं, उनकी भी इसी तरीके से अलग अलग पहचान होती है सबकी। जैसे धातु की है, इसकी तांबे की है, नीला रंग प्रतीत होगा तो उसके अंदर तांबा होगा, वैसे ही बाकी चीज़ों की होती है। ठीक है, फिर आता है खनिजों का वितरण, यानी कि खनिजों को किस तरीके से बांटा गया है। वितरण का मतलब ही होता है बांटना। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। यानी कि जितनी भी हमारी खनिज होती हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पीछे के आग्नेय शैल और कायांतरित शैल और अवसादी शैल, इनके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को। तो जो जितने भी खनिज होते हैं वो इनसे निकाले जाते हैं।
इनके अंदर पाए जाते हैं, आग्नेय शैलों में, कायांतरित में और अवसादी शैलों में। ठीक है, तो धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, जो उत्तरी स्वीडन है उसमें लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप मिले हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम के निक्षेप मिले हैं। और जबकि आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले जो खनिज हैं उनके ये सब उदाहरण हैं। ठीक है, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया, यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर के इसके उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, यानी कि जो भी अवसादी शैल होती है उसमें कोयला और पेट्रोलियम, उससे हमें कोयला और पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जितने भी हमें विश्व के लोहा, तांबा और बॉक्साइट, पूरे विश्व में जितने भी जहाँ पर लोहा, तांबा और बॉक्साइट पाए जाते हैं वो इस तरीके से दिखाए गए मानचित्र में। देखिए इधर जितने भी लोहे वाले स्थान हैं वो ऐसे इसमें मिलेंगे, और जितने भी बॉक्साइट वाले स्थान हैं वो इस आकृति में मिलेंगे, और जितने भी तांबे वाले स्थान हैं वो इस आकृति में मिलेंगे। ठीक है, तो देखें इधर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि लोहा इस आकृति में मिलेगा, तांबा इस वाली आकृति में दिखाया गया है और बॉक्साइट इस वाली आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसे कि इधर ये वाला जो महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, इसमें यहाँ पर ये वाला हमारा भारत है, और ये वाला है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये है उत्तरी अमेरिका, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका है, इधर ये यूरोप है, और फिर इधर ये वाला है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब एशिया की अगर मैं बात करूँ, एशिया महाद्वीप की, तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादों में है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप की अगर मैं बात करूँ तो यूरोप जो महाद्वीप है उसमें विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी देश है, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर लोहा पाया जाता है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। देखिए एक यहाँ पर है जो स्विट्ज़रलैंड है, उसमें कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर कोई भी खनिज का निक्षेप हमें प्राप्त नहीं हुआ है। फिर है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तीन क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडिया शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश में, और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनमें लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन और शील्ड प्रदेश में, कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलियना में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। दक्षिणी अमेरिका की बात करूँ तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टम और हीरे के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं।
अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। सबसे ज़्यादा जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। यह हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का सबसे बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें जिम्बाब्वे और जायरे जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करूं तो इसमें ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट प्राप्त होता है वो हमें ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है। इसमें सोना, हीरा, लोह अयस्क, टिन और निकल का अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा यहीं पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुडली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान के से सब कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। फिर है खनिजों के उपयोग। अब इतने सारे हमें खनिज अलग मतलब जितने महाद्वीप हैं यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम इनके उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग कई उद्योगों में होता है। जैसे रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज बड़ा कठोर होते हैं। जितने भी कठोर खनिज हैं वो रत्नों में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिका क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी, उद्योग, भवन निर्माण में, रसोई के बर्तन तक होता है। खनिजों का संरक्षण, जितने भी खनिज अगर मैं इनके संरक्षण की बात करूं, बचाने की बात करूं तो इनके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। यानी कि जितना ज़्यादा मानव इनका उपयोग कर रहा है इतनी मात्रा में ये मतलब निर्माण इनका नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से इनके संरक्षण की आवश्यकता है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। यानी कि जितनी ज़्यादा बर्बादी हो रही है तो उस बर्बादी को मात्रा को घटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है। यानी कि अगर कोई भी धातु है और हमने उसका प्रयोग करने के बाद वो हमारा इस्तेमाल की नहीं रही, हम उसका मतलब फिर उपयोग नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको पुनःचक्रण के लिए भेज सकते हैं। जैसे फिर क्या होगा, फिर जब हम उसे पुनःचक्रण के लिए भेज देंगे तो उससे फिर दोबारा से वही वस्तु या फिर दूसरी वस्तु उससे बन के आ जाएगी, नई वस्तु बन जाएगी। ये कहलाती है पुनर्चक्रण। ठीक है, पुनःचक्रण या पुनर्चक्रण, जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। पुनर्चक्रण, मान लीजिए खनिज है, इसका उपयोग किया, प्रयोग करने के बाद फिर उसका मतलब ये इस तरीके से ये वाली जो प्रक्रिया ये चलती रहेगी। कम प्रयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग। यानी कि इसका खनिज का प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद फिर से पुनर्चक्रण के लिए भेज दिया, फिर से इसका पुनः प्रयोग कर लिया। इस तरीके से चलती रहती है। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। जो गाइजर होता है, गीजर से कहते हैं। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में ग्रास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोईघर में तेज़ी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाती है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि वह शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है।
लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट में सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन में जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतीक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? सबसे पहले परंपरागत को देख लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा में के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर इसको बांटा गया खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इसके लाभ और हानि बताए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को यहाँ पर बांटा गया है 3 प्रकार में, एक यहाँ इधर, एक ये, ठीक है। पहले इसमें आते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें जो होती हैं वो। इनके लाभों की अगर इनके जो लाभ हैं वो है आसानी से परिवहन, टेकर और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। प्राकृतिक गैसों का लाभ है आसानी से परिवहनीय, पाइपलाइन और तेल और कोयले के अधिक स्वच्छ होते हैं ये प्राकृतिक गैसें जो होती हैं, और तेल से सस्ती मिल जाती हैं। अगर इनकी हानियों की बात करें तो जितनी भी हानि इनसे होती है, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवशय हो जाता है और निरुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा हो जा सकती है और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। और दूसरा है यहाँ पर ईंधन के लाभ और हानि दिखाए गए हैं। ईंधन के लाभ की ये है सुप्राप्य और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी हानियां हैं संग्रहण में बहुत अधिक समय उपयोग होता है, यानी कि इसका जो इसको इकट्ठा करने के लिए समय ज़्यादा लगता है और प्रदूषण फैलाने वाला है ये ईंधन, और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और निर्वनीकरण करता है। हरित गृह प्रभाव का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे लोगों को कैंसर हो सकता है अगर हरित गृह प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। कोयले के भी लाभ हानि दिखाए गए हैं। कोयला विस्तृत रूप से उपलब्ध है और इसके लाभ की बात करें तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि है इसमें प्रदूषण का स्रोत है ये और परिवहन के लिए भारी है। फिर आता है जल विद्युत के लाभ की बात करें तो ये प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता है। लेकिन इसकी हानियां भी हैं, जैसे हानि भी होती है इससे जिस स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है, निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन हो जाता है और स्थापित करने में खर्चीला है, यानी कि ये खर्च ज़्यादा आता है उसमें। ये है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक है। अब देखें यहाँ पर पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिसकी दर इससे इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। जो जीवाश्मी ईंधन है इनका प्रयोग तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में ये हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारी पृथ्वी पर है नहीं, ठीक है। फिर आता है कोयला। ये देखें आप, एक महिला जो उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला है। उत्तर पूर्व का मतलब शायद आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये भारत है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये यहाँ का जो भाग है मतलब इस तरीके से बन सकता है, और यहाँ का जो भाग है वो उत्तर है, ये वाला भाग दक्षिण है। तो उत्तर पूर्व यानी कि इस वाले भाग में रहती है ये वाली महिला, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी भाग है। अब कोयले की अगर मैं बात करूँ तो कोयला ये बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों में विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना कोयला, इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य है ये।
फिर आता है विश्व में अग्रणी कोयला उत्पाद देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको कहा जाता है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झारिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। अब पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत आगे गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां परिष्कृत पेट्रोलियम में प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेह तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं, यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई पेट्रोलियम शब्द की। पेट्रोलियम शब्द जो है वो लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ शैल, इलियम अर्थ तेल। पेट्रा का मतलब होता है शैल और इलियम का मतलब होता है तेल, इसे लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है शैल तेल। ठीक है, यानी कि शैलों से निकाले जाने वाला जो तेल है वो पेट्रोलियम कहा जाता है। फिर आती है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैसों में प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्युक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैसों के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के कुछ बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। क्या आप जानते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जिसको कहा जाता है, या आपने नाम सुना ही होगा सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको कहा जाता है कि एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि में चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। जो जीवाश्म ईंधन है, इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन और की ओर बढ़ाया है जो जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने वाले संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थिर टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते जल ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल बचता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पादन होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे था। ये देखिए आप, ये जनरेटर है जिससे जल विद्युत बनाया जाता है, जल के द्वारा विद्युत बनाई जाती है। अब देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। दूसरा है जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जो नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है।
सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सौर की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य के से प्राप्त होने सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले जो उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर सोलर ड्रायर के साथ समुदाय को रोशनी देने के लिए यातायात संकेतों में भी होता है। सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ये दिए गए हैं यहाँ पर, जो सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। उसमें सबसे पहले पवन ऊर्जा। हाँ, पवन ऊर्जा के लाभ में प्रदूषण मुक्त एक बार स्थापित हो जाने के पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ होता है पवन ऊर्जा। और इसकी हानि है ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, रेडियो में दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक होती हैं ये पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करें तो इसके लाभ है असामान्य और प्रदूषण मुक्त, और इसका हानि है खर्चीला है ये, और स्रोत के विस्तृत होने के ऊर्जा बर्बादी हो जाती है। और ज्वार ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसके लाभ है प्रदूषण से मुक्त है और असमाप्य है, और इसकी हानि है वन्य जीव आवास का नष्ट होना और दहन में कठिन होता है, ये जलाने के लिए कठिन होता है। और इसका एक है परमाणु ऊर्जा, जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। इसका एक लाभ है कि बड़ी ही मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है इससे, और इसकी हानि है रेडियो एक्टिव जो व्यर्थ है उसको उत्पन्न करता है ये, और खर्चीला बहुत है। बायोगैस अगला आता है बायोगैस। बायोगैस के लाभ है कम लागत होती है, इसमें उपयोग में आसानी होता है, और जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन इससे हो जाता है। और इसका हानि है कि हरित गृह प्रभाव के कारण बन सकता है ये। और भूतापी ऊर्जा आती है अगला। इसके लाभ है स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी व हर समय उपलब्ध होता है, और इसकी हानि है शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है इसका। अब देखते हैं पवन ऊर्जा को। पवन ऊर्जा का एक असामान्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आता है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पक्के पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन के में उल्लेखनीय हैं। अब आती है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन की प्राप्ति होती है इनसे। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत के राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र हैं वो तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। भूतापी ऊर्जा की अगर बात करूँ तो भूतापी ऊर्जा में ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापी ऊर्जा कहलाती है, यानी कि जो भी हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रही है ऊर्जा वो भूतापी ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को भू भी कहा जाता है, इसलिए भूतापी ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षा में गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापी ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। फिर उसके बाद आते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने के बांध के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उच्च ज्वार के
समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। आबादी बायोगैस, जैविक अवशेष जैसे मृत पौधों, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर और रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत, ऊर्जा का उत्पादन अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। यानी कि इतने सारे हमारे पास है तो सही स्रोत, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा इनका उपयोग किया जा रहा है इस टाइम पर, तो इस वजह से ये इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम अभी से अगर उसमें नहीं लगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, कि हमारे लिए ये समाप्त होने की दर पर है। अगर हमने इनका उपयोग अभी से हमने इन पर कार्य किया और ऊर्जा को बचा लिया, तो ये क्योंकि ऊर्जा हमारा भविष्य को सुनहरा बनाएगा, इसलिए इसको बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।